हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनू बालाठिया और दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड्स, फिर पढ़ेंगे बेसिस, फिर पढ़ेंगे सॉल्ट्स और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एसिड। एसिड की भाई दोस्तों हम पढ़ेंगे सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि फिजिकली हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये एसिड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोर इन टेस्ट यानी कि खट्टा होता है। जब भी आप इसको टंग के ऊपर रखोगे तो आपको कैसा महसूस होगा? खट्टा। लेकिन सारे एसिड्स आप टंग के ऊपर रख के नहीं देख सकते, तो डैमेज कर सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं। इसलिए हमें केमिकल प्रॉपर्टीज की भी जरूरत पड़ती है। सोल्युबल इन वाटर यानी कि पानी के अंदर घुलनशील हो, यानी कि पानी के अंदर डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, जब भी आप एक्वस सॉल्यूशन लोगे एसिड का, उसके अंदर क्या करेगा? कंडक्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। आप बोलोगे कि लिटमस पेपर होता क्या है दोस्तों? एक पेपर टाइप होता है, जब आप उसको ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिड सॉल्यूशन के अंदर डालोगे, ठीक है, तो उसके अंदर वो अपने आप ब्लू है ना, वो रेड कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। वो पेपर ब्लू कलर का था, वो रेड कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक है अनील, यानी कि नीला से रेड। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जब बेस का पढ़ोगे तो क्या होगा? रेड टू ब्लू लिटमस होगा। तो फिर पेपर के अंदर आप कंफ्यूज होगे कि ब्लू टू रेड एसिड था या बेस था, इसलिए ट्रिक बनाइए अनील। नील मतलब क्या हो गया? नीला। नीला से क्या करेगा? रेड। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं कि दोस्तों एसिड होते कितने प्रकार के हैं। भाई आपने सुना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड वगैरह वगैरह, लेकिन उसको एक डिटेल तरीके से समझते हैं। हर एक टीचर इस चीज को समझाता नहीं है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत के ऊपर देखेंगे कि ताकत के ऊपर एसिड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सोर्स, भाई सोर्सेस के ऊपर कितने प्रकार के होते हैं। और डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, यानी कि एसिड की कितनी मात्रा है उस पर। यानी कि तीन तरीके से हमने क्या किया है? एसिड को डिवाइड किया है। इसी तरीके से तीन तरीके से हम बेस को भी डिवाइड करेंगे। डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, भाई स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत। एक होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा क्या हो गया दोस्तों? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे होते हैं कि आपने हाथ के ऊपर रखा, यानी कि पाम के ऊपर रखा तो आपके हाथ ही जल जाएगा, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वीक एसिड खाने के योग्य भी होते हैं और उनको हम इतना हार्ड नहीं बोल सकते कि वो उसको हम हाथ के ऊपर रखेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सोर्स, भाई सोर्सेज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि एसिड, भाई कुछ तो एसिड होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। आगे पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड होते क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड होते क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, सब कुछ समझाएंगे। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखो। डिपेंडिंग ऑन कंसेंट्रेशन, भाई कंसेंट्रेशन के बेस के ऊपर भी बताएंगे कि एसिड की कितनी मात्रा है भाई इसमें। ठीक है, तो यानी कि कंसेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। अब सब पढ़ेंगे नंबर वाइज। पहले पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर पढ़ेंगे वीक एसिड, फिर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एसिड, फिर पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक एसिड, फिर कंसेंट्रेटेड एसिड, फिर डाइल्यूट एसिड। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड विच डोनेट मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन इन वाटर, यानी कि ऐसा जैसे कि आपके पास ये एक वाटर सॉल्यूशन है, इधर देख पा रहे होगे आप। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? H2SO4 डाल दिया। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन देगा। ठीक है, कितना दे रहा है? या मान लो 100 दे रहा है। क्या दे रहा है? 100 H प्लस आयन दे रहा है। और दूसरा मैंने को डाल दिया बेस, वो हमारे को कितना दे रहा है? 20 H प्लस आयन दे रहा है, या वीक एसिड बोल दिया हमने। ठीक है, तो जो 100 दे रहा है वो क्या दे रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन दे रहा है। किसके अंदर? जब भी आप उसको सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन देगा। उसका मतलब क्या दोस्तों? वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर कम देगा मतलब वो क्या है? वीक एसिड है। यानी कि H2SO4 मान लो 100 दिया और दूसरा कोई वीक एसिड था, ठीक है, मान लो HNO2 मान लिया मैंने, उसके अंदर हमारे पास 20 H प्लस आयन मिले। मैं सपोज कर रहा हूं भाई, ये एक्चुअली डाटा नहीं है, मैं सपोज कर रहा हूं कि मैंने H2SO4 डाला वो 100 दिया, HNO2 डाला वो कितना दिया? 20 दिया। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ? ज्यादा किसने दिया? तो आप बोलोगे H2SO4 ने 100। तो इसलिए क्या है? जो H प्लस आयन ज्यादा देगा, क्या देगा? H प्लस आयन देगा। देखो नंबर ऑफ H प्लस आयन इन वाटर मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन देगा वो क्या आपका दोस्तों? स्ट्रॉन्ग एसिड है। पहचान करने का तरीका है स्ट्रॉन्ग कौन सा और वीक कौन सा है। उसके कुछ एग्जांपल है दोस्तों। H2SO4 यानी कि सल्फ्रिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, HBr यानी कि हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HClO4 पैराक्लोरिक एसिड। ये हेलोजन फैमिली के हैं। देखो दोस्तों, बोरॉन, आयोडीन, क्लोरीन, ठीक है, ये हेलोजन फैमिली के हैं। तो ये सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड,
एसिड विच डोनेट मैक्सिमम नहीं मिनिमम, वहां पे क्या था मैक्सिमम था, यहाँ पे क्या आ गया मिनिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन इन वाटर। भाई कम से कम H प्लस आयन देगा वाटर के अंदर, वो क्या है वीक एसिड है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड एसिटिक एसिड, यानी कि एग्जांपल देख रहा हूँ, ऑर्गेनिक एसिड हम पढ़ने वाले हैं आगे, जो भी इतने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो क्या हमारे वीक एसिड है। एसिटिक एसिड यानी कि इसका फॉर्मूला आता है CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, नाइट्रस एसिड HNO2। इसके कुछ डिफरेंस पढ़ने वाले हैं भाई, इनका डिफरेंस पढ़ लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का, भाई गिव H प्लस आयन रैपिडली इन एक्वस सॉल्यूशन। अब क्या बोलोगे आप दोस्तों, ध्यान से देखो, ये आपके पास सॉल्यूशन था, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या डाला H2SO4 डाला। जब भी मैं H2SO4 डालूंगा तो ये रैपिडली यानी कि एक साथ फटाफट क्या देगा H प्लस आयन देगा, यानी कि धीरे धीरे नहीं देगा, डाला तुरंत H प्लस आयन रिलीज करना शुरू कर देगा। और जैसे ही हम इसके अंदर कोई वीक एसिड डालेंगे जैसे कि HNO2, ठीक है, वो उसको डालेंगे तो धीरे धीरे यानी कि आराम आराम से H प्लस आयन देगा धीरे धीरे, और उसके अंदर क्या देगा तुरंत डालते ही H प्लस आयन रिलीज करना शुरू कर देगा। तो ये दो पहचान होगी स्ट्रॉन्ग की और वीक की। दूसरा क्या है दोस्तों, गिव लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन, यानी कि हमने पढ़ा था कि जो ज्यादा H प्लस आयन देगा वो क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और जो कम H प्लस आयन देगा वो क्या होगा वीक एसिड, ये हमने पढ़ लिया था। कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, अच्छा एक एग्जांपल और देखो भाई, मान लो इसके अंदर पानी के अंदर डाला, क्या डाला H2SO4, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, जितना भी है सारा टूट जाएगा H प्लस आयन के अंदर। ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट बच गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वीक एसिड के अंदर कुछ पार्ट बच जाता है, यानी कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब पढ़ने वाले पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू दोस्तों आगे पढ़ेंगे कि पीएच वैल्यू होती क्या है, लेकिन अभी तक आप क्या याद रखोगे, पीएच वैल्यू 0 to 3 होगी तो वो क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, और पीएच वैल्यू 4 to 7 होगी वो क्या है वीक एसिड। आगे पढ़ेंगे पीएच वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल क्या है इसका, H2SO4 HNO3 एग्जाम्पल हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड का। इसी तरीके से इसका हो गया एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH C2H2O4 यानी कि ऑक्जेलिक एसिड। ये एग्जाम्पल भी याद रखेगी और ये पेपर के अंदर भी आ जाता है डिफरेंस कई बार, तो इस डिफरेंस को भी याद रखोगे। आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों ऑर्गेनिक एसिड। भाई हमने पढ़ लिया था, किसके ऊपर पढ़ा था, अभी देखोगे कि हमने स्ट्रेंथ के ऊपर पढ़ लिया, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ। अब पढ़ने वाले डिपेंडिंग ऑन सोर्स, क्या पढ़ने वाले हैं डिपेंडिंग ऑन सोर्स। डिपेंडिंग ऑन सोर्स के ऊपर आपके पास कितने थे, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, दो तरीके के हो गए थे, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई दोस्तों जब आपको कोई एसिड प्लांट या एनिमल से मिल जाए उसको क्या बोलोगे ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि वो नेचुरली अवेलेबल है, बनाना नहीं पड़ता उसको, हमें प्लांट्स और एनिमल से मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल होगा सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड दोस्तों लेमन एंड ऑरेंज से मिलता है। टार्टरिक एसिड होता है वो ग्रेप से मिलता है और टर्माइन से मिलता है। लैक्टिक एसिड होता है दोस्तों वो कहाँ से मिलता है, आपके मिल्क से मिलता है, जो आप काऊ का मिल्क निकालते हो या भैंस का मिल्क निकालते हो उसके अंदर क्या होता है लैक्टिक एसिड होता है दोस्तों। ये हमें क्या पाया नेचुरली पाया, हमें बनाना नहीं पड़ा इसे, इसलिए क्या है ये ऑर्गेनिक एसिड है। और जो इनऑर्गेनिक होते हैं उसे हमें क्या करना पड़ता है बनाना पड़ता है, वो नेचुरली नहीं मिलते हमारी अर्थ के ऊपर। तो दोस्तों जनरली हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन देयर स्ट्रक्चर। भाई ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनिक एसिड की, ऐसा नहीं है कि जरूरी होगा, जनरली यानी कि हमें मैक्सिमम टाइम उसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम देखने को मिलेगा उस स्ट्रक्चर के अंदर। भाई ये फैक्ट नहीं है भाई कि सारे के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा, जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली यानी कि मैक्सिमम 100 में से 90 प्लस मिलेगा, ठीक है। मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। भाई हमें पता है जो ये खाने के योग्य एसिड है तो ये क्या है वीक एसिड है, इसे हम खा सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड को, ठीक है। आगे देखेंगे इनका यूजेज भी। इनऑर्गेनिक की बात करें मेड बाय ह्यूमन बींग्स इन लैबोरेटरीज फ्रॉम मिनरल्स। मैंने बताया था अभी भी ऑर्गेनिक तो नेचुरली पाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक को हमें बनाना पड़ता है, लैब के अंदर बनाओ चाहे कहीं पे बनाओ। HCl HNO3 एंड H2SO4 इसके एग्जाम्पल हैं। मे और मे नॉट हैव कार्बन एटम इन इट्स स्ट्रक्चर। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आपको कार्बन और इसके हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर मिलेगा। मोस्टली इनऑर्गेनिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। पता है भाई ज्यादा से ज्यादा जो इनऑर्गेनिक एसिड है वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यानी कि खतरनाक वाले एसिड, हाथ के ऊपर रखोगे तो हाथ ही जला डालेंगे, तो खाने के तो दूर की बात है। अब हमने पढ़ लिया था, अब पढ़ने वाले हैं कि कंसंट्रेशन के ऊपर कितने टाइप के एसिड होते हैं। भाई दो टाइप के होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। क्या होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो सबसे पहले पढ़ने वाले दोस्तों दोज एसिड इन विच
more amount of acid are present and less amount of water are present is known as concentrated acid। अब बोलोगे सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों, ध्यान से तो देखो। देखो क्या समझाने वाला हूं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है दोस्तों, मान लो मैंने कोई सॉल्यूशन लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने देखा कि कुछ अमाउंट तो क्या है इसके अंदर एसिड का है और कुछ अमाउंट इसके अंदर क्या है वाटर का है। अगर मैं एसिड का अमाउंट ज्यादा कर दूं और वाटर का अमाउंट क्या कर दूं लेस कर दूं, और एसिड क्या कर दिया मैंने मोर कर दिया, भाई जो इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन है उसके अंदर एसिड तो ज्यादा है और वाटर क्या है कम है, ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर रखा है मैंने। तो जो मेयर एसिड है इसलिए इसको क्या बोलोगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। क्या बोलोगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, यानी कि एसिड क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, किससे वाटर से। आई बात समझ में। अगर एसिड कम हुआ वाटर से, क्या हुआ एसिड कम हुआ किससे वाटर से, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों एसिड कम हुआ वाटर से तो क्या बोलोगे डाइल्यूट है। क्या है डाइल्यूट है। ध्यान से देखो, अगर एसिड की क्वांटिटी क्या है वाटर से ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या बोलोगे कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर एसिड की क्वांटिटी कम है वाटर से तो आप क्या बोलोगे डाइल्यूट है। यस, इतनी सी डेफिनेशन है, समझने वाला होना चाहिए। इसको ही शब्दों में लपेट रखा इधर, यानी कि मोर अमाउंट ऑफ एसिड लेस अमाउंट ऑफ वाटर कंसेंट्रेटेड एसिड। बहुत सिंपल, ध्यान से देखोगे तो इसलिए क्या बोलोगे, इसके एग्जांपल होते हैं आपके आगे कई बार रिएक्शन के ऊपर लिखा मिलेगा कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो मतलब कंसेंट्रेटेड का मतलब क्या है कि इसके अंदर एसिड ज्यादा है दोस्तों, क्या है एसिड ज्यादा है और वाटर क्या कम है। इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आगे कंसेंट्रेटेड लिख दें, ठीक है। अब बात करने वाले हैं डाइल्यूट एसिड, दोज एसिड इन विच लेस अमाउंट ऑफ एसिड। भाई उसका उल्टा है, यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ एसिड था, यहाँ पे क्या होगा लेस अमाउंट ऑफ एसिड किसके अंदर डाइल्यूट के अंदर, और मोर अमाउंट क्या हो गया वाटर हो गया, जैसे कि विनेगर हो गया लैक्टिक एसिड हो गया। आई बात समझ में दोस्तों। एसिड को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया, ऐसा कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाए तो मेरा वादा है आप मेरे को डिसलाइक कर देना और अनसब्सक्राइब कर देना, इतने अच्छे तरीके से। अब पढ़ने वाले दोस्तों बेसिस, ठीक है। अब देखो दोस्तों बेसिस क्या होते हैं। बेसिस की सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर उसी तरीके से टाइप्स ऑफ बेसिस पढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो भाई बिटर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर। क्या होते हैं बिटर इन टेस्ट, वो क्या होते थे सोर इन टेस्ट होते थे। जब आप इसको टंग के ऊपर रखोगे तो क्या होगा बिटर, यानी कि कड़वा महसूस करवाएगा। स्लिपरी इन टच, जैसे कि आप साबुन को टच करते हो क्या होता है स्लिपरी, स्मूथ, तो आप इनको टच करोगे ना तो आपको क्या महसूस होगा स्लिपरी महसूस होगा। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, उसका उल्टा हो गया, ठीक है। सम बेसिस गेट डिजोल्व इन वाटर, जो बेसिस डिजोल्व होते हैं वाटर को उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको अल्कली, क्या बोलते हैं अल्कली, ठीक है। टाइप्स ऑफ बेसिस पढ़ेंगे, जैसे एसिड को पढ़ा था वैसे ही पढ़ेंगे। टाइप ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, भाई अकरेंस के बेसिस पे हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, उसी तरीके से क्या पढ़ेंगे ऑर्गेनिक बेस और इनऑर्गेनिक बेस। उसी तरीके से क्या पढ़ेंगे बेसिस को स्ट्रेंथ के ऊपर, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ेंगे कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक बेस। भाई सबको पता है कि नेचुरली फाउंड होते हैं किसके ऊपर अर्थ के ऊपर, तो क्या हो गया एग्जांपल पायरिडीन। एग्जांपल याद रख लेना बस, डेफिनेशन और एग्जांपल। इनऑर्गेनिक को क्या होता है, जैसे एसिड के अंदर पढ़ा था लैब के अंदर बनाया जाता है, उसी तरीके से ये नेचुरली नहीं पाया जाता है अर्थ के अंदर, इसको क्या कहा जाता है मेड इन लेबोरेटरी, यानी कि लैब के अंदर बनाया जाता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका क्या है एग्जाम्पल है। अब क्या पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ के ऊपर, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, दोनों का डिफरेंस ही पढ़ लेते हैं ताकि अच्छी से समझ में आ जाए। वहां पे क्या था कि डोनेट मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन था, क्या था H प्लस आयन एसिड के अंदर। यहाँ पे क्या हो गया OH नेगेटिव आयन जो ज्यादा देगा वो क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वहां पे क्या था H प्लस आयन, यहाँ पे क्या है OH नेगेटिव आयन। इसी तरीके से वीक बेस के अंदर क्या होगा मिनिमम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, वहां पे क्या था H प्लस आयन मिनिमम दे, तो यानी कि यहाँ पे वहां पे H प्लस था वहां पे क्या रख दोगे OH नेगेटिव, बस इतना ही है। तो ये क्या बोलोगे कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन देगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे वाटर लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया पोटासियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तो KH है, इसके अंदर जो OH नेगेटिव आयन मैक्सिमम देगा, मान लो ये 100 दे रहा है, क्या दे रहा है 100 दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया लेड हाइड्रोक्साइड डाल दिया, मान लो लेड हाइड्रोक्साइड डाल दिया, ये क्या होता है वीक बेस होता है FeOH, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है OH नेगेटिव मान लो कि 20 दे रहा है, क्या दे रहा है 20 दे रहा है, तो ये जो ज्यादा दे रहा है वो क्या है
स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो कम दे रहा है वो क्या है, वीक बेस है। इतना ही समझना था। तो H नेगेटिव था, वहां पे क्या कर दोगे, OH नेगेटिव इन वाटर। तो इसी तरीके से आप क्या बोलोगे कि गिव OH नेगेटिव आयन रैपिडली। जब भी आप सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तुरंत डिजोल्व होना शुरू कर देगा। जैसे कि मैंने वाटर के अंदर क्या डाला, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, तुरंत डालूंगा OH नेगेटिव आयन, डालते ही शुरू कर देगा देना, और कंप्लीटली देगा जब तक KOH पूरा टूट नहीं जाएगा, डिसोसिएट नहीं हो जाएगा, सारे के सारे को तोड़ देगा OH नेगेटिव आयन के अंदर। यानी वही बात बोल रहा हूँ कि गिव OH नेगेटिव आयन रैपिडली। जब भी आप इसके अंदर पानी के अंदर डालोगे तुरंत देना शुरू कर देगा, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर डालती है। वो ये क्या करेगा, धीरे धीरे, वीक बेस होगा वो क्या करेगा, धीरे धीरे, यानी कि OH नेगेटिव आराम आराम से देगा, क्या देगा, आराम आराम से, वो डालते ही तुरंत दे देगा। और ये क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, पानी के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर डाला, ठीक है, डालते ही पूरा टूटेगा KOH, कुछ भी पार्ट नहीं बचेगा कि KOH का कुछ पार्ट बच गया, सारा का सारा OH नेगेटिव आयंस के अंदर टूट जाएगा। इसी तरीके से ये पार्शियली, यानी कि कुछ पार्ट इसका रह जाएगा। और इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं pH वैल्यू। तो pH वैल्यू क्या है, 12 से 14 होगी तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और 7 से 10 होगी तो क्या होगा, यानी कि 7 पे तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, 7.1 बोलो आप, ठीक है, 7.1 टू 10 तो क्या होगा, वीक बेस होगा, ठीक है। ये pH वैल्यू आगे पढ़ेंगे, हमने बताया था अभी भी। तो इसके एग्जांपल याद कर लेना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है दोस्तों, वीक बेस है। लेड हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है। इसी तरीके से आप इसको पढ़ना है। अब आगे पढ़ने वाले दोस्तों, concentrated base, those base in which more amount of base are present and less amount of water, वही एसिड वाली कंडीशन है, ठीक है, यानी कि मोर अमाउंट, मोर बेस होगा किससे, वाटर से, ठीक है, या सॉल्यूशन से, ठीक है। तो मोर बेस हुआ, मोर बेस हुआ तो क्या बोलोगे, कॉन्सेंट्रेटेड बेस है, क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस है। अगर जो बेस है वो आपका किससे, वाटर से कम हुआ, क्या कम हुआ, वाटर से कम हुआ, तो क्या बोलोगे, डाइल्यूट बेस, क्या बोलोगे, डाइल्यूट बेस, क्या बोलोगे, डाइल्यूट बेस। वही बात बोली जो एसिड के अंदर पढ़ते आए, क्या है कि मोर अमाउंट ऑफ बेस प्रेजेंट हो, कॉन्सेंट्रेटेड बेस उसे बोलेंगे जिसके अंदर बेस ज्यादा हो और पानी कम हो। डाइल्यूट बेस किसे बोलेंगे, जिसके अंदर बेस कम हो और पानी ज्यादा हो, ठीक है। अब बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या था दोस्तों, में कुछ पता करने के लिए होते हैं कि भाई एसिड है या बेस है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। दीज आर द सब्सटेंसेस जो एसिड बेस विच चेंजेस देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। भाई हमें एसिड और बेस को पहचानने के लिए हमें कुछ इंडिकेट करते हैं। तो ये 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इन तीनों को हम पढ़ने वाले। सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर से हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे दोज इंडिकेटर विच आर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर आसानी से अपने आप पाए जाते हैं। जैसे कि लिटमस पेपर और टर्मरिक एसिड, इन दोनों से हम पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हेन रेड लिटमस पेपर डिप इन एसिड, अगर रेड लिटमस पेपर है उसको हम डिप करेंगे किसके अंदर, एसिड के अंदर, तो किसके अंदर चेंज कर देगा, लिटमस पेपर कलर चेंजेस टू ब्लू। ये क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। ये क्या होगा, ब्लू होगा, ये क्या होगा, ब्लू होगा, नोट्स के अंदर गलती होगी दोस्तों। और ये क्या होगा, रेड होगा। अभी भी तो बताया था कि ब्लू टू रेड करता है, क्या करता है, एसिड, क्या करता है, एसिड। सॉरी, ये नोट्स के अंदर गलत रिटर्न हो गया था। तो यानी व्हेन ब्लू लिटमस पेपर डिप इन एसिड, ब्लू लिटमस को किसके अंदर, एसिड के अंदर डिप करेंगे तो वो किसके अंदर चेंज कर देगा, रेड के अंदर। और उसी तरीके से जो रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है उसको डिप करेंगे तो वो क्या दे देगा, ब्लू दे देगा, क्या दे देगा, ब्लू दे देगा। ये मिस्टेक थी, सिली मिस्टेक्स, इनको ध्यान रखोगे। यानी कि ब्लू को डालेंगे एसिड के अंदर तो वो रेड के अंदर कन्वर्ट करेगा, और रेड को डालेंगे बेस के अंदर तो वो किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, ब्लू के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो लिटमस पेपर का तो हमने यूज पहले ही देख लिया था, ठीक है। अब बात करने वाले हैं कि टर्मरिक का कैसे यूज होता है। व्हेन टर्मरिक एडेड टू एसिड, यानी कि जो टर्मरिक होती है उसको हम एसिड के अंदर मिलाते हैं तो कलर चेंजेस टू येलो, यानी कि उसके अंदर नो चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। येलो तो अपने आप होगा टर्मरिक का, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। व्हेन टर्मरिक एडेड टू बेस,
बेस के अंदर ऐड करोगे तो उसका किसके अंदर चेंज हो जाएगा, रेड कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। किसके अंदर चेंज हो जाएगा, रेड कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यानी कि हमने पढ़ लिया कि नेचुरल इंडिकेटर से हम कैसे पता कर सकते हैं एसिड या बेस का। लिटमस पेपर से पता कर सकते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डालेंगे तो वो किसके अंदर कर देगा, रेड के अंदर। रेड लिटमस पेपर को डालेंगे बेस के अंदर तो किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, ब्लू के अंदर। उसी तरीके से हल्दी होती है, टर्मरिक होती है, उसको हम एसिड के अंदर डालेंगे तो येलो की येलो रह जाएगी, उसके अंदर कोई भी चेंज होगा, नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। व्हेन टर्मरिक एडेड टू बेस, उसका चेंज किसके अंदर कलर चेंज हो जाएगा, रेड के अंदर चेंज हो जाएगा। किसके अंदर हो जाएगा दोस्तों, रेड कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। अब अगला पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या पढ़ने वाले हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर होते क्या है दोस्तों, दीज आर द इंडिकेटर्स विच आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन नेचर। भाई अपने आप नेचर के अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है। वी हैव टू सिंथेसाइज देम आवरसेल्फ, हमें बनाने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। तो मिथाइल ऑरेंज को एडिड एसिड के अंदर करेंगे, जब भी मिथाइल ऑरेंज को हम एसिड के अंदर ऐड करेंगे तो हमारा जो कलर है वो रेड के अंदर चेंज हो जाएगा। किसके अंदर हो जाएगा, रेड के अंदर चेंज हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज को बेस के अंदर करेंगे तो कलर चेंजेस टू येलो। इसी तरीके से हमने फिनोल्फथलीन देखा। फिनोल्फथलीन को कैसे चेक कर सकते हैं, जब भी आप फिनोल्फथलीन को एसिड के अंदर डालोगे तो नो कलरलेस, यानी कि नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। व्हेन फिनोल्फथलीन एडेड टू बेस, यानी कि बेस के अंदर डालोगे तो क्या होगा, कलर चेंजेस टू वॉयलेट और डार्क कलर ऑफ पिंक, ठीक है। डार्क कलर पिंक के अंदर चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से हमने दो तो पढ़ लिए कि नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। अब पढ़ने वाले हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो दीज आर द सब्सटेंसेस विच गिव डिफरेंट स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। भाई दो तरीके से तो हमने समझ लिया कि नेचुरल इंडिकेटर से कैसे पता कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है। फिर हमने पढ़ा सिंथेटिक इंडिकेटर। अब पढ़ने वाले हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो इसके अंदर हम दोस्तों कैसे पता कर सकते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस विच गिव डिफरेंट स्मेल। इसके अंदर हम स्मेल से पता करेंगे कि ये क्या एसिड है या बेस है, ठीक है। जैसे कि वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल, ठीक है। वेनिला को आप जब भी कॉन्टेक्ट लाओगे एसिड के अंदर, ठीक है, तो नो चेंज इन स्मेल, उसके अंदर कुछ भी स्मेल का चेंज नहीं होगा। और बेस के अंदर लाओगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्मेल वेनिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्मेल वेनिश हो जाएगी। और क्लोव ऑयल को कॉन्टेक्ट विद एसिड लेके आओगे तो नो चेंज इन स्मेल, उसके अंदर भी कुछ भी चेंज नहीं होगा स्मेल के अंदर। कॉन्टेक्ट विद बेस लाओगे तो स्मेल क्या हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी। बस ये बात बोलिए और कुछ भी नहीं है। स्मेल से पता कर सकते हो, जब भी आप इनको एसिड के कांटेक्ट में लेके आओगे वेनिला को तो उसके अंदर क्या होगा, स्मेल ही नहीं आएगी। और कांटेक्ट विद बेस करोगे तो स्मेल जो है वो वेनिश हो जाएगी। और इसको कांटेक्ट विद एसिड लेके आएंगे क्लोव ऑयल को तो नो चेंज इन स्मेल होगा, कुछ भी स्मेल के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। कांटेक्ट विद बेस लेके आएंगे तो स्मेल वेनिश हो जाएगी। बस ये कुछ इंडिकेटर्स थे, हमें पता करना है कि भाई ये एसिड है या बेस है, उसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। उसके 3 तरीके थे, इनको मोटा मोटा पढ़ लिया। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बस इनको थोड़ा हाथ ध्यान में रखोगे। अब पढ़ने वाले दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली थी कि भाई सोरिन टेस्ट होता है, एसिड बिटरिन टेस्ट होता है, बेस, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया था, कंप्लीटली पढ़ लिया था। अब पढ़ने वाले हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल। सबसे पहले हम भाई दोस्तों इनको कंपैरिजन में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि एसिड की रिएक्शन पहले पढ़ ली और बेस की, इनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करके पढ़ते हुए चलेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। अब पढ़ने वाले हैं कि रिएक्शन एसिड की मेटल के साथ होगी तो क्या बनाएगा दोस्तों, एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये बात दिमाग के अंदर बैठा लेना, कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सोल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे आप अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। ये दोस्तों क्या था, ये दोस्तों एक एसिड है। और इसी तरीके से मैंने इसके साथ क्या ले लिया, एक मेटल ले लिया यानी कि जिंक ले लिया। अब बनाएंगे इनसे हम रिएक्शन। तो मैंने बताया था जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक तो हाइड्रोजन गैस, तो भाई हाइड्रोजन गैस तो आप सबसे पहले लिख दो, अलग लिख दी। अब बचा क्या, 2 एटम हाइड्रोजन की तो हमने लिख लिए। अब बचा क्या, आप बोलोगे SO4Zn, तो आप बोलोगे सर सोल्ट कैसे बनेगा इसका, ZnSO4। भाई H2 तो हमने रिप्लेस कर ही दिया, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन बनाना भी सिखा रहा हूं, ट्रिक है ये कि भाई सबसे पहले हाइड्रोजन लिख लो, 2 एटम हाइड्रोजन के हटा दो और बाकी का जो है उसको कंबाइन करके लिख दो। ये क्या बन गया आपका, सोल्ट बन गया। क्या बन गया, सोल्ट बन गया। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जिंक सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। वही रिएक्शन याद, बस ये याद रखना मैनिफेस्टो कि एसिड प्लस मेटल जब भी रिएक्ट होगा तो वो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, बात आई बस समझ में। इसी तरीके से हम पढ़ने वाले रिएक्शन बिटवीन बेस एंड मेटल। एसिड की तो हमने पढ़ ली, भाई बेस मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो क्या रिलीज करेगा, सेम
उसी तरीके से जैसे कि बेस ने मेटल के साथ रिएक्ट किया, एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट किया, वो सेम प्रोसेस बनाएगा प्रोडक्ट सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। आई बात समझ, दोनों याद हो गई। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया दोस्तों, इधर लेता हूं दोस्तों, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ NaH। भाई ट्वाइस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसको बैलेंस करूंगा, आगे आप देखोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने क्या ले लिया। अब हम बनाने वाले हैं क्या, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस अलग से लिखो, और ये क्या बन गया, बाकी का हाइड्रोजन तो आपका रिप्लेस हो गया, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एक था इधर, तो 2 रिलीज होंगे हाइड्रोजन गैस के अंदर, 2 होते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, बैलेंस करते हो आप, बोलोगे बैलेंस करने की जरूरत ही क्या पड़ी। अरे हाइड्रोजन इधर क्या होते हैं, 2 एटम होते हैं, इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर एक एटम है, 1 से 2 कैसे रिप्लेस कर सकते हो, तो 2 तो बनाना पड़ेगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 बना लिया, तो हाइड्रोजन को तो अलग कर दिया कि नहीं कर दिया, तो हाइड्रोजन अलग हो गया। यहाँ पे क्या बता, 2 तो Na बचा, और 2 ही ऑक्सीजन बचा, और Zn एक बचा, क्या बचा, Zn एक बचा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 सोडियम बचा, और Zn एक बचा था, और ऑक्सीजन 2 बचा था, ये फॉर्मूला बन गया आपका। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। कुछ सोल्ट के नाम याद हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो भी काम चला देंगे, ठीक है, सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन का हमने यानी कि रिएक्शन आपको याद हुई कि नहीं हुई, आप बोलोगे ये सर। तो आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अब पढ़ने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमने मान लो आपकी बुक के अंदर दिया है कि भाई ये कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन कैसे गैस करेंगे, आपको कैसे पता चला कि दोस्तों एसिड के साथ हमने रिएक्शन करवाई मेटल की, तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस होता है, मैंने अभी पीछे बताया था। तो आपको कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, तो उसके लिए हमें टेस्ट करना होता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्स्ट विद एपोक्साइड। आपको कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई उस रिएक्शन के अंदर, वो क्या दिखाई देगी आपको, नहीं, हवा के अंदर उड़ जाएगी। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल, यानी कि एक कैंडल लेंगे, उसको जलाएंगे, और जो रिएक्शन हो रही है उसके पास जो गैस रिलीज हो रही है उसके पास आप लेके जाओगे, तो बबल के अंदर आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगी, जैसे कि पटाखा नहीं फूटता फुट, ऐसी। तो वो क्या होगी, पॉप साउंड आएगी, तो वो क्या बोलोगे, हाइड्रोजन गैस थी। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड, भाई एसिड की पढ़ने वाले हैं हम। एसिड को हम मेटल कार्बोनेट के, मेटल का तो पढ़ लिया था, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया। आप पढ़ने वाले हैं एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएं, तो क्या क्या बनाएगा, सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। क्या बनाएगा, सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। इसी तरीके से जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों आपको, ये देखो, जैसे कि मैंने मेटल कार्बोनेट ले लिया, मेटल यानी कि सोडियम, और कार्बोनेट CO3, ठीक है, मेटल कार्बोनेट हो गया, प्लस HCl, यानी कि हमने एक एसिड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे हमें क्या क्या बनाना है, उससे हमें दोस्तों बनाना है, इधर देखो, CO2 और प्लस H2O, 2 तो फिक्स हो गए भाई, और हमें क्या बनाना है, एक सोल्ट बनाना है, क्या बनाना है, सोल्ट बनाना है, CO2 भाई, 2 ऑक्सीजन निकल गई इधर से, एक बचा ऑक्सीजन, क्या बचा है, एक ऑक्सीजन बचा है, और कार्बन भी निकल चुका, एक ही कार्बन था, ठीक है, तो इधर से एक ऑक्सीजन बचा, और एक कार्बन भी निकल चुका था, देखो ध्यान से, निकला कि नहीं निकला। इसी तरीके से H2O के अंदर आप देखोगे कि हाइड्रोजन एक बचा, एक था इधर, और इधर के निकले 2 निकले, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, आप बोलोगे बताओ। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसका जो सोल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl, उसको कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ट्वाइस से, यानी कि इधर देखो 2 सोडियम है, इधर भी 2 सोडियम है कि नहीं है। इसी तरीके से इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इधर देखोगे कि आपके पास हाइड्रोजन 2 है, इधर एक था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर तो आपके पास Cl भी 2 हो गया, और सोडियम भी 2 हो गया, देखो, और इसी तरीके से पूरा बैलेंस हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपको CO2 प्लस H2O लिखना, जो बचा वो क्या बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा। आई बात समझ में, उसी तरीके से पीछे पढ़ा था मेटल और एसिड का। तो इसी तरीके से आप बोलोगे कि मेटल कार्बोनेट को जब भी एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो वो क्या बनाएगा, सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, ये दोनों तो याद रखना है, ये अलग से लिख देना है। फिर इसके अलावा जो बचा है, देखो CO2 प्लस H2O के अलावा क्या क्या बचा, देखो 2 हाइड्रोजन हमने ले लिए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्वाइस लिखना पड़ेगा दोस्तों। देखो 2 हाइड्रोजन ले लिया हमने बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 निकला, यहाँ पे तो एक ही था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 बनाना पड़ेगा दोनों साइड है, तो 2 बना लिया, तो 2 हाइड्रोजन निकल गया। अच्छा, ऑक्सीजन 1 निकला, बचे कितने, 2, तो ऑक्सीजन 2 यहाँ पे निकल गए CO2 में, नहीं, ऑक्सीजन का तो काम ही खत्म हो गया। अब बची बात कार्बन की, किसकी बची, कार्बन की। कार्बन क्या था, एक था, आ लिया एक, अब बचा क्या, सोडियम, 2 सोडियम बच गए, ठीक है, और 2 ही क्लोरीन बच गए, तो दोनों का क्या बन गया, NaCl। कॉमन सॉल्ट नहीं होता क्या दोस्तों, वही तो है, आई बात समझ में।
अच्छा, द बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स, ये बात ध्यान में रखना है भाई। मेटल हमने पढ़ा, एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ी पीछे, इसी तरीके से बेस की भी मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ी थी। अब मेटल कार्बोनेट के रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, किसके साथ? एसिड के साथ। अब बोलोगे कि मेटल कार्बोनेट की बेस के साथ भी तो बताओ, एसिड के साथ तो बता दिया, लेकिन बेस के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज मेटल कार्बोनेट इज ऑल्सो अ बेस, बेस से बेस कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, ध्यान में रखना। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट बनता है, और यहाँ पे क्या है, मेटल कार्बोनेट खुद अपने आप में क्या है? बेस है, इसलिए इसकी रिएक्शन नहीं होगी बेस के साथ। ये बात है, दिमाग के अंदर बैठा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। अब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2 वो सेम प्रोसेस देगा। बात आई समझ में? जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है? मेटल हाइड्रोजन है, प्लस HCl, यानी कि हमने क्या ले लिया? एक एसिड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। CO2 प्लस H2 फिक्स है, आई बात समझ में? बचा क्या? सोल्ट, सोल्ट बना देंगे। जैसे कि ऑक्सीजन 2 था, ले लिया, एक ऑक्सीजन इधर चला गया, 3 ऑक्सीजन थे इधर रिएक्टेंट के अंदर, तो तीनों के तीनों पहले फिक्स हो गए थे CO2 और H2O के अंदर। आई बात समझ में? अच्छा, ऑक्सीजन का तो काम ही खत्म हो गया सोल्ट बनाने में। अब बची बात, हमने 2 हाइड्रोजन यूज कर लिया। क्या कर लिया? 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर था, एक हाइड्रोजन इधर था, दोनों यूज हो गए। अच्छा, कार्बन एक था, कार्बन भी यूज हो गया। बचा क्या? सोडियम और क्लोराइड, दोनों मिला के बना दिया सोल्ट, NaCl। आई बात समझ में? यस सर। टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बोलो। जैसे कि हमने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करते हैं, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे टेस्ट करेंगे। व्हेन लाइम वाटर, ठीक है, रिएक्ट विद CO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो इसकी क्या बनाता है? COCO3, ठीक है, एंड वाटर एंड मिल्की सॉल्यूशन फॉर्म्ड। जब भी लाइम वाटर होगा उसको हम CO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या बनाएगा? CaCO3 एंड वाटर। अब CaCO3 को एंड H2, व्हेन CaCO3 एंड H2 CO2 गैस इज पास्ड, यानी कि CaCO3 एंड H2O के अंदर हमने CO2 गैस को पास किया, इट फॉर्म्स CaHCO3 विच इज कलरलेस सॉल्यूशन, यानी कि एक रिएक्शन है, ठीक है। ये आपको याद करना होगा कि भाई ये आपका लाइम वाटर होगा, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन के आएगा? मिल्की सॉल्यूशन बनेगा, जो कि है COCO3। उस COCO3 को और वाटर के अंदर हम CO2 गैस को पास करवाएंगे तो आपके पास एक नया सॉल्यूशन बन के आएगा, ये जो कि क्या होगा? कलरलेस सॉल्यूशन होगा। हाइड्रोजन गैस को तो हमने सीधा कैंडल ले जाके टेस्ट कर लिया था, लेकिन इसको रिएक्शन के थ्रू टेस्ट करना पड़ेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी। आई बात समझ में दोस्तों? अब पढ़ने वाले हैं आगे, चैप्टर के एंडिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। अब पढ़ने वाले हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अब तक हमने पढ़ लिया कि भाई एसिड की सारी रिएक्शन पढ़ ली। अब बात करने वाले हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। भाई सॉरी दिखाई नहीं दिया। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। भाई एसिड और बेस दोनों एक साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनेगा? आपके दिमाग में तो आया होगा, तो एक बात दिमाग में बैठा लेना दोस्तों, जब भी एसिड, ठीक है, और बेस दोनों की रिएक्शन हो सकती है, आप बोलोगे बिल्कुल। और एसिड की रिएक्शन हो सकती है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। बेस और बेस की रिएक्शन हो सकती है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो क्या बनाया? एसिड और बेस की दोनों की रिएक्शन हो आपस में तो हमारे पास क्या बन के आता है? सोल्ट, और साथ में क्या बन के आएगा? H2O। और दोस्तों इस बात को दिमाग के अंदर बिठा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है? कि इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हो इधर कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस H2O बनाएगा, अभी भी बताया था, और उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। या आपके पास क्या है? HCl, आप बोलोगे एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आपके पास? बेस है। क्या बनाया? H2O हमने सबसे पहले अलग कर दिया इसके अंदर, भाई 2 हाइड्रोजन अलग कर दिया और ऑक्सीजन अलग कर दिया, तो आपके पास क्या बचा? Na और Cl बचा, 2 के बना दिया, सोल्ट बना दिया। आई बात समझ में? आपको मैनिफेस्टो याद रखना है, रिएक्शन ऑटोमेटिक बन जाएगी, ठीक है। यानी कि आपको याद रखना है कि एसिड बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट प्लस H2O बनेगा, तो H2O तो पहले लिखोगे, उसके बाद में एसिड और बेस से सोल्ट बना सकते हो। व्हेन एन एसिड एंड ए बेस रिएक्ट विद ईच अदर, एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस रिएक्शन H प्लस एंड OH नेगेटिव आयन आर इन्वॉल्व्ड टू जनरेट वाटर। अच्छा, आपसे पूछ ले कि वाटर बनने का कारण क्या है, जिसके अंदर कारण बनेगा H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए क्या करते हैं? ये वाटर बना देते हैं। अब पढ़ने वाले दोस्तों मेटल ऑक्साइड की अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें, क्या करवा दें?
रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करवा दे। फिर पढ़ेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन करवा दे। देखो ध्यान से देखना कि जब मेटल ऑक्साइड होता है दोस्तों, देखो ध्यान से देखो, मेटल ऑक्साइड CaO, ये क्या है, मेटल, कैल्शियम और ऑक्साइड क्या हो गया, यानी कि ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया, मेटेलिक ऑक्साइड बन गया CaO प्लस ट्वाइस ऑफ HCl यानी कि एसिड था, क्या बनाएगा H2O प्लस सोल्ट। अच्छा, अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर आप बार बार में कहीं पे 2 लगा देते हो, कहीं पे कुछ लगा देते हो, आपका फॉर्मूला तो ये था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास HCl होता है, आपने 2 क्यों लगाया, इसका भी कारण बताऊंगा रिएक्शन के अंदर। ध्यान से देखो, मान लो मैंने ये रिएक्शन बना दी, मैंने बताया कि मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा दोस्तों, आप बोलोगे सोल्ट प्लस H2O, इतना तो मानोगे, तो आप बोलोगे अच्छा सोल्ट प्लस H2O बनाएगा, तो ये क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है, और ये क्या है, एसिड है, तो मैंने सबसे पहले वाटर तो बनाऊंगा दोस्तों, वाटर तो फिक्स है भाई, देखो वाटर तो फिक्स है। अच्छा वाटर बना दिया, अब सोल्ट बनाना है, सोल्ट क्या बनेगा, तो आप बोलोगे वाटर के अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, इधर क्या है, 1 हाइड्रोजन, मारूंगा थप्पड़ खींच के, इधर 2 बनाना पड़ेगा, इसलिए 2 लिखा था, आई बात समझ में, ठीक है। तो इधर क्या लिखा, 2 HCl, तो इधर क्या था, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम थे इसलिए 2 लगाया, हर चीज के पीछे एक कारण होता है दोस्तों, आपको पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो अब बात करने वाले हैं, ये 2 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन क्या था, 1, इधर देखो ऑक्सीजन 1 था, यानी कि 2 हाइड्रोजन ले लिया मैंने, ऑक्सीजन भी ले लिया, बचा क्या, Cl और Ca बचा, क्या बचा, Ca और Cl बचा। अच्छा Cl क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा तो 2 हो गया, तो Ca और Cl2 आपका क्या बन गया, सोल्ट बन गया, बात खत्म। अरे रिएक्शन अपने ओ बन जाएगी दोस्तों, अगर आपके पास मैनिफेस्टो याद है आपको, तो मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन वाटर बनाएगा, इसलिए तो यानी कि अपने आप बन गया कैल्शियम क्लोराइड। ध्यान से देखोगे तो मैनिफेस्टो याद था, और रिएक्शन ऑटोमेटिक बन जाएगी दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप बात करने वाले कि नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज बेस, क्या होता है, मेटल ऑक्साइड का क्या होता है नेचर, बेस होता है, बिकॉज व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब आपको कैसे पता चला कि मेटल ऑक्साइड का नेचर बेस होता है, क्योंकि ये सोल्ट प्लस वाटर बना रहा है। अब बोलोगे कुछ समझ में नहीं आया सर, क्या बोलना चाह रहे हो, अरे इधर देखो, एसिड प्लस बेस होगा तो क्या बनाता है, सोल्ट प्लस वाटर, यहाँ पे क्या बना, सोल्ट प्लस वाटर, अरे तो एसिड के साथ बेस ही तो है मेटल ऑक्साइड, तभी तो सोल्ट प्लस वाटर बना है, ऊपर देखो सोल्ट प्लस वाटर, प्रोडक्ट सेम है दोनों की, इधर एसिड है इधर एसिड है, अरे बेस की जगह मेटल ऑक्साइड लिखा है, तो ये बेस ही एक तरीके का, मेटल ऑक्साइड बेस ही होता है, इसलिए इसकी रिएक्शन बेस के साथ हो ही नहीं सकती, क्या नहीं हो सकती, बेस के साथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेटल ऑक्साइड अपने आप में बेस है, तो इसकी रिएक्शन बेस के साथ नहीं करवाएंगे, क्योंकि होगी नहीं, बेस की बेस के साथ रिएक्शन होती ही नहीं है। आप बोलोगे कि मेटल ऑक्साइड के बेस के साथ रिएक्शन नहीं होगी, इनडायरेक्टली मैंने नोट के अंदर यही लिखना चाहा, आपको समझ में भी आया होगा, पीछे बताया था मैंने कि मेटल ऑक्साइड अपने आप में क्या है, बेस है, क्यों है बेस, अभी अभी देखा था ना कि सोल्ट प्लस वाटर बनाएगा तो एसिड के साथ बेस होगा, हमेशा एसिड प्लस बेस बन के ही सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, आई बात समझ में, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताई थी, ताकि मैं ये सोल्ट के अंदर बताता वैसे तो, लेकिन अभी बताने का कारण यही था कि आपको समझा सकूं ये कारण क्या था कि ये इसकी रिएक्शन क्यों नहीं होती बेस के साथ, क्योंकि मेटल ऑक्साइड अपने आप में बेस है, क्यों बेस है, क्योंकि एसिड प्लस बेस बन के सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, तो एसिड तो अपने आप में हो गया, और लेकिन बेस की जगह हमने क्या लिख रखा, मेटल ऑक्साइड, तो ये अपने आप में बेस है, ठीक है। अब पढ़ने वाले रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, इसकी क्या हो सकती है, एसिड के साथ नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। अच्छा जैसे कि नॉन मेटल है भाई, कार्बन नॉन मेटल है, और उसके साथ हमने क्या कर दिया, ऑक्साइड कर दिया, और बेस ले लिया एक CaOH2 होल ट्वाइस, तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा, क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इधर जो इधर देखो भाई, सॉरी गलती से पीछे चला गया मैं, इधर देखो, ये एक पेज लेता हूं दोस्तों, जैसे कि आपके पास ये है, ध्यान से देखो कि नॉन मेटल ऑक्साइड है, यानी कि CO2 है, प्लस हमने क्या ले लिया, CaOH होल ट्वाइस। अब क्या बनाना था हमें, ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आपका क्या है, बेस है, अभी पीछे पड़ा था, क्या बनाएगा, सोल्ट प्लस वाटर बनाएगा, क्या बनाएगा, सोल्ट प्लस वाटर, तो वाटर तो फिक्स है अपने आप में, H2, आप देखो H2 है इधर, आप बोलोगे है क्योंकि ये होल ट्वाइस है, देखो H के साथ भी ट्वाइस है और O के साथ भी ट्वाइस है, तो H2 बन गया, और ऑक्सीजन भी बन गया, एक ऑक्सीजन पेंडिंग रह जाएगा, इधर से क्या रह जाएगा, एक ऑक्सीजन पेंडिंग रह जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पेंडिंग कितने हैं, 2, यानी कि 3 ऑक्सीजन पेंडिंग हो गए टोटल, ठीक है। Ca पेंडिंग था,
ठीक है। तो इसी तरीके से क्या बन गया CaCO3, ये आपका क्या बन गया सोल्ट बन गया। आई बात समझ में। अब बोलोगे कि इसकी रिएक्शन बेस के साथ भी करके दिखाओ, नॉन मेटल की। अरे बेस के साथ कैसे होगी, ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, ध्यान से देखो। अब आराम से समझाने वाला हूं, ध्यान से देखना कि दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एसिड प्लस बेस सोल्ट प्लस वाटर बनाता है। अच्छा, वही सेम प्रोडक्ट इधर बना, वही सेम प्रोडक्ट इधर बना। अरे यहाँ पे बेस के साथ एसिड रिएक्ट करवाओगे तभी तो ये सेम प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को फॉलो कर रही है। ध्यान से देखो, तो आपने बोला बेस है, बेस के साथ एसिड होगा तभी तो ये सोल्ट प्लस H2O बनाएगा। तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है दोस्तों, बेस एसिड है अपने आप में। तो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए नॉन मेटल की ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ कतई नहीं होगी, क्योंकि वो अपने आप में क्या है, एसिड है। क्या है, अपने आप में एसिड है। देखो ध्यान से देखो, ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एसिड बिकॉज व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सोल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब इसको शब्दों में कहने का तरीका यही है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्ट प्लस वाटर करेगा, और जो सोल्ट प्लस वाटर देगा तो यानी कि वो क्या बना के आएगा, एसिड प्लस बेस से ही बनेगा। तो बेस तो हमारे पास है, और जो एसिड क्या बन गया, ऑटोमेटिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन गया। यही तो बोलती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए थी। आई बात समझ में दोस्तों। अब पढ़ने वाले हैं व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन, यानी कि एसिड और बेसिस के अंदर कॉमन क्या होता है दोस्तों। ऑल एसिड हैव H प्लस आयन और ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव आयन। बस इतना ही समझाना है, पीछे समझा दिया था मैंने भाई H प्लस आयन, जो भी जितने भी एसिड है, क्या समझाना चाह रहा हूं कि आपके पास जितने भी एसिड है, सारे एसिड के अंदर कॉमन क्या चीज है भाई, स्ट्रॉन्ग वीक सब कुछ मिला लिया हमने। सारे एसिड जितने भी एसिड है, जितने भी टाइप ऑफ एसिड है, उनके अंदर सबके अंदर कॉमन चीज क्या होती है, H प्लस आयन होते हैं। और H प्लस आयन रेस्पॉन्सिबल होते हैं उस किसके लिए, उनके एसिडिक प्रॉपर्टी के अंदर। तो यानी कि जो बोलोगे कि एसिड क्यों है, क्योंकि H प्लस आयन ही उसका कारण है कि ये एसिड है। H प्लस आयन प्रेजेंट होंगे तो वो एसिडिक प्रॉपर्टीज दर्शाता है। ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव आयन, भाई वही बात कर दी मैंने, जितने भी बेस है उनके सबके अंदर कॉमन क्या है, यही चीज बता रहा है। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, ये आपको समझाने के लिए कि जितने बेस पढ़े अभी तक आपने, उन सभी बेसिस के अंदर कॉमन क्या है, OH नेगेटिव आयन सभी देते हैं। ठीक है, OH नेगेटिव आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक प्रॉपर्टीज, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी का रिस्पॉन्सिबल क्या है, OH नेगेटिव आयन ही होगा। अब पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। अगर एसिड और बेसिस को वाटर सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया जाए तो क्या होगा। एसिड कंटेन H प्लस आयन। अच्छा, एसिड को हमने वाटर के साथ किया, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनेगा। यानी कि एसिड और वाटर को हमने क्या किया, मिला दिया। भाई एसिड था कोई, उसको किसके अंदर मिलाया, वाटर के अंदर मिलाया, क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। कैसे, ध्यान से देखो। एसिड क्या देता है दोस्तों, H प्लस आयन देता है, आप बोलोगे देता है, प्लस उसके अंदर हमने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो क्या बन गए, H2 तो पहले से था और एक H और आ गया, तो क्या बन गया, H2O 3O प्लस। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ये क्या है, एसिड। जब भी आप एसिड के अंदर वाटर मिलाते हो तो आपके पास क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा। H प्लस आयन कैनॉट एग्जिस्ट अलोन, भाई H प्लस आयन अपने आप में अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, हेंस इट टेक्स हाइड्रोनियम आयन फॉर्म। आई बात समझ, अब कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे H2O था, एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, एसिड क्या होगा, H प्लस आयन तो देगा कम से कम। आप बोलोगे कि सर इसको अलग भी तो रख सकते थे, H प्लस आयन अकेला स्टेबल ही नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए हाइड्रोनियम आयन यानी कि कंबाइन हो गया। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, जब बेस के वाटर के साथ मिलता है तो क्या बनता है, जब बेस वाटर के साथ मिलेगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको हमने वाटर के साथ मिलाया तो वो क्या बन गया, Na प्लस OH नेगेटिव। व्हेन बेसिस डिसॉल्व इन वाटर इट गिव हाइड्रोनियम आयन। बात वही अभी तक पढ़ाता आ रहा हूँ, वही बात है कि OH नेगेटिव आयन रिलीज कर देगा, और कुछ भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं था, बस समझने का तरीका था कि एसिड बेसिस के पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है। अब बात करने वाले यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं दोस्तों। ये इंडिकेटर एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बता सकता है। बात समझ में, अभी तक इंडिकेटर पढ़ रहे थे हम कि एसिड और बेस को पहचानने में, लेकिन अब पढ़ेंगे कि एसिड और बेस की ताकत भी तो पता करें कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और बेस एसिड कौन सा है। ऐसे थोड़ी ना कि जीभ के ऊपर रखेंगे, जीभ जल गई तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, नहीं जली तो बेस है, इससे तो हमारा नुकसान होगा, सबकी जीभें जल जाएंगी, टंग जल जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए हमने कुछ इंडिकेटर बनाए हैं। इट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, ये क्या है, बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सर है, क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट शो डिफरेंट कलर्स एट ए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन, डिफरेंट कलर देता है H प्लस आयन के अंदर, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या है दोस्तों, pH स्केल है।
ये क्या नाचता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उससे हमें पता चला है कि भाई जिसकी हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन से हमें पता चलेगा कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जैसे कि हमारे पास ये पीएच स्केल क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे थोड़ी देर के लिए। एक लाइन होती है दोस्तों, एक स्केल होता है जिसके अंदर 1 से 14 नंबर आपके मेंशन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आपके पास नंबर मेंशन हो गए। अच्छा, बीच में जो 7 होता है, जिसकी भी पीएच वैल्यू 7 आएगी वो क्या है, आपका न्यूट्रल है, यानी कि वो क्या है, सोल्ट है। न्यूट्रल क्या होता है, सोल्ट होता है। अच्छा, यानी कि वो न तो एसिड है और न ही बेस है। 7 नंबर पे ध्यान रखोगे इतना बात। अच्छा, 7 से इधर वाले क्या हैं, देखो ये 7 से इधर वाले क्या हैं, एसिड, और 7 से उधर वाले क्या हैं, बेस। आई बात समझ में। जो मिडिल नंबर है 7 वो क्या है, न्यूट्रल। अच्छा, आप बोलोगे सर हमें पता चल गया, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी वो क्या होगा, एसिड होगा, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी वो क्या होगा, बेसिक होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके अंदर आपसे पूछ ले कि एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग है, पीएच स्केल से बताओ, तो आप बोलोगे नहीं सर कुछ समझ में नहीं आया, 7 से नीचे सारे एसिड हैं तो स्ट्रॉन्ग कैसे पता करेंगे। अरे स्ट्रॉन्ग ऐसे पता करेंगे कि 6 पे वीक है, यानी कि इधर जाओगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर है, यानी कि जिसकी पीएच वैल्यू 1 होगी वो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। फिर 2 वाला उससे कम होगा, 3 वाला उससे कम होगा, 4 वाला उससे कम होगा, 5 वाला उससे कम होगा, 6 वाला उससे कम होगा, और 7 पे तो न्यूट्रल ही हो जाएगा, यानी कि एसिडिक करेक्टर ही खत्म कर देगा। यानी कि 6 5 इधर देखो इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर, यानी कि पीएच वैल्यू 1 है वो क्या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और पीएच वैल्यू 6.9 है वो सबसे क्या है, सबसे वीक है। यानी कि ठीक है, इसी तरीके से बेस की बात करते हैं दोस्तों। 8 9 10 इधर जाओगे, 8 से उधर जाओगे तो क्या होगा, बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, सबसे 14 वाला, जिसका बेस 14 है ना वो क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो ध्यान से देखो, यानी कि इन दोनों तरफ जाओगे तो क्या होगा, इधर जाओगे तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा, इधर जाओगे तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा। ऐसे थोड़ा ना जादू थोड़ी ना होगा कि 7 से 6 पे जंप होगा तो बिल्कुल एसिड बन गया, नहीं, इधर से धीरे धीरे एसिडिक करेक्टर जाता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे तो 0 होता है ना एसिडिक करेक्टर 7 पे, तो इधर जाओगे तो धीरे धीरे इंक्रीज होता है हर चीज, तो आप आसानी से समझ सकते हो। यानी कि जो जिसकी वैल्यू 7 से नीचे वो एसिड, 7 है वो न्यूट्रल, 7 से ज्यादा है वो बेसिक। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और एसिड की बात करें तो पीएच वैल्यू जिसकी 1 है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इधर जाओगे तो जितना 1 से भी आगे जाओगे तो आप क्या होगा, 0 पॉइंट कुछ 6 5 कुछ भी मिल जाए तो भी आपका क्या बोल सकते हो, वहां पे भी स्ट्रॉन्ग बेस एसिड होगा, क्योंकि इधर जाते जाओगे तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, और इधर जाओगे तो 14 की तरफ तो क्या होगा, बेस का करेक्टर इंक्रीज होगा। इतनी बात तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब इसको मैंने क्या करा है, सब शब्दों के अंदर समझाया है, चलो समझते हैं। तो दोस्तों ये आपके पास पीएच वैल्यू, भाई पीएच वैल्यू 7 से कम है तो क्या है, एसिडिक, अभी भी बताया था। और पीएच वैल्यू जिसकी 7 है वो क्या है, ये फिर से हमने गलती कर दी, ये क्या होगा दोस्तों, न्यूट्रल होगा। जिसकी पीएच वैल्यू क्या है 7, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा वो क्या होगा दोस्तों, बेसिक होगा। क्या होगा, बेसिक होगा। क्या होगा, बेसिक होगा। इतनी बात आई समझ में, आप बोलोगे यस सर। अब बात करने वाले हैं कुछ नोट्स की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इफ पीएच वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस इज बिटवीन 1 and 3, अभी भी पढ़ रहे थे दोस्तों कि हमारे पास पीएच स्केल होता है। क्या होता है, पीएच स्केल होता है, जिसके अंदर हमारे पास नंबर मेंशन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 13 और 14। जो 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आई बात समझ में। तो 1 2 3 आप बोलोगे कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कैटेगरी बना दी बस थोड़ा आपको समझने के लिए आसान भाषा में, कि 1 2 3 है वो स्ट्रॉन्ग है, और 4 to 6 है वो क्या है, वीक एसिड। बस ये और कुछ भी नहीं है, बस आपको समझने के लिए बना दिया कि 1 to 3 मिलेगा तो आप उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हो, और 4 to 6 पीएच वैल्यू मिलेगी तो आप क्या बोल सकते हो, इसको वीक एसिड बोल सकते हो। इसी तरीके से आप इसको यहाँ से 8 से 10 आप क्या बोल सकते हो, वीक बेस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, वीक बेस बोल सकते हो। और इनको क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग बेस। बस इतना ही तो बात है, इन नंबर्स को याद रखना। इसी तरीके से मैंने इन नोट्स के अंदर सिर्फ यही लिखा। अब देखो ध्यान से, ये पीएच वैल्यू ऑफ सब्सटेंस इज बिटवीन 1 and 3, 1 से 3 के बीच में, तो उसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड इट्स कलर विल बी रेड, उसका कलर क्या होगा, रेड होगा। ये पीएच वैल्यू ऑफ सब्सटेंस बिटवीन 3 and 6 देन इट विल बी वीक एसिड। मैं भी बताया था कि 3 से 6 के बीच में होगा तो क्या होगा, वीक एसिड होगा, और उसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज या येलो होगा। क्या होगा, ऑरेंज या येलो होगा। इफ पीएच वैल्यू 7 हो, पीएच वैल्यू 7 होगी तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, न तो एसिड होगा न ही
बेस होगा तो आप क्या बोलोगे, इसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। पीएच स्केल के ऊपर कलर होते हैं। इफ पीएच वैल्यू बिटवीन 8 एंड 11 देन इट विल बी अ वीक बेस। अभी बताया था 8 से 11 के बीच में क्या होगा, वीक बेस होगा। और इसी तरीके से उसका कलर क्या होगा, नॉर्मल ब्लू होगा। ठीक है, इफ पीएच वैल्यू 11 से 14 के बीच में होगी तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और उसका कलर क्या होगा, वॉयलेट और इंडिगो होगा। क्या होगा, वॉयलेट और इंडिगो होगा। अभी बताया था पीएच वैल्यू आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। मैंने स्केल के ऊपर ही समझा दिया था, बस ये उसके नोट हैं आपको समझने के लिए। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। भाई इंपोर्टेंस क्या, हमने पीएच वैल्यू पढ़ तो लिया। आवर बॉडी वर्क एफिशिएंसी बिटवीन पीएच 7 to 7.8। भाई हमारे पास जो बॉडी है हमारी, जो पीएच वैल्यू पे काम करती है वो क्या करती है, 7 to 7.8, यानी कि स्लाइटली क्या होती है, बेसिक होती है। स्लाइटली क्या होती है, बेसिक, यानी कि न्यूट्रल से बेसिक की तरफ आप जा सकते हो। ठीक है, एंड इफ देयर इज सम चेंजेस इन इट देन आवर बॉडी डज नॉट वर्क एफिशिएंटली। इसलिए हमें पीएच की वैल्यू जरूरत पड़े। जो भी चीज हम खाएंगे तो उसकी पीएच वैल्यू हम देखेंगे कि 7 से 7.8 के बीच में ही होनी चाहिए। उससे ज्यादा होगी तो हमारी बॉडी ही जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगी। तो इसका कारण है एसिडिटी बनना। ये उसकी पीएच वैल्यू आप ध्यान से देखते नहीं हो कि उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी तो आपकी बॉडी प्रॉपर काम नहीं करेगी। 7 से 7.8 ही आपकी बॉडी प्रॉपर से काम करती है। उसके अलावा आप कोई भी पीएच वैल्यू कम या ज्यादा खाते हो तो आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ने लगता है, यानी कि आपकी बॉडी का अच्छे से काम नहीं करती है, डाइजेशन भी अच्छे से नहीं करती है। पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिडिक रेन। अच्छा, आपने सुना होगा कि एसिडिक रेन हो रही है, भाई एसिड रेन हो रही है, तो जिसकी भी पीएच वैल्यू 5.6 से कम है तो वो क्या होगी, एसिड रेन है अपने आप में। विद द हेल्प ऑफ पीएच वी गेट नो द वेदर द वाटर इज ए कंटेमिनेटेड और नॉट। भाई पानी पीने योग्य है या नहीं है, किसकी मदद से यूज कर सकते हैं, पीएच वैल्यू। आई बात, पीएच वैल्यू काम आई ना हमारी, कि भाई हमें पता करना है कि ये पानी पीने योग्य है या नहीं है। जिसकी 5.6 है वो तो एसिडिक रेन हो गया, वो तो हमारे लिए बिल्कुल खतरनाक है। ठीक है, इसलिए पीएच वैल्यू की हमें जरूरत पड़ती है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ बिकम लेस देन 5.5। दांतों के अंदर हमारी खराबी होनी शुरू होती है 5.5, यानी कि हमारा जो मुंह का वो पीएच वैल्यू अब वो 5.5 से कम होना शुरू हो जाए। विद द हेल्प ऑफ पीएच वी कैन प्रिवेंट आवर टीथ फ्रॉम डीके, यानी कि यूजेस है। भाई हमें पीएच वैल्यू की मदद से हम अपने दांतों को खराब होने से बचा सकते हैं। जैसे कि प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। भाई कुछ प्लांट होते हैं जिनको स्पेसिफिक पीएच की जरूरत होती है, तो उसके हमें पीएच वैल्यू से हम उनकी ग्रोथ करवा सकते हैं। यानी कि ये पीएच वैल्यू की क्या हो गए, यूजेस हो गए। क्या हो गए दोस्तों, यूजेस हो गए। अब बात करने वाले हैं सम नेचुरल एसिड, यानी कि सम नेचुरल एसिड जो हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं दोस्तों। क्या क्या होते हैं, जैसे कि ऑरेंज और लेमन होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे कि टमाटो और कर्ड होता है दोस्तों, उसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। भाई ये एसिड है, क्या है, वीक एसिड है, जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। जैसे विनेगर होता है उसके अंदर क्या होता है, एसिडिक एसिड। बस ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था। ठीक है, कभी पे भी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, साथ साथ में ओलंपियाड की कुछ भी, ठीक है, उसके लिए आपको काम आ सकती है। तो सॉल्ट्स, अब बात करने वाले, एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, अब बची किसकी बारी दोस्तों, सॉल्ट की। तो सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कुछ भी नहीं है, बकवास है सब कुछ, ध्यान से देखो। अभी बताया था सॉल्ट बनता कैसे, एसिड प्लस बेस। अब पीछे नहीं पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वही तो बात है, एसिड प्लस बेस प्लस सोल्ट प्लस वाटर। पीछे नहीं पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम सोल्ट क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है HCl प्लस NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास क्या बना के ले गया है, कॉमन सोल्ट। ठीक है, जो कि हम किचन के अंदर यूज करते हैं। और वाटर किससे बना, एसिड प्लस बेस से बना, के नहीं बना, तो उसको क्या बोलते हैं, सोल्ट। एसिड और बेस से बनता है, यानी कि सोल्ट कहां से बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। अब बात करने वाले कि टाइप्स ऑफ सोल्ट। भाई कुछ सोल्ट होते हैं जो एसिडिक सोल्ट होते हैं, कुछ सोल्ट होते हैं जो बेसिक सोल्ट होते हैं, कुछ सोल्ट होते हैं जो न्यूट्रल सोल्ट होते हैं। भाई बहुत इंटरेस्ट से समझ में आने वाला है, ध्यान से देखो। एसिडिक सोल्ट क्या होता है, जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 हो। भाई सोल्ट क्या होते हैं, जिसकी पीएच वैल्यू 7 हो, ध्यान से देखो। पीएच वैल्यू क्या होती है, सोल्ट की 7 होती है। भाई जो तो नया एसिडिक है और नया बेस है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं एसिडिक सोल्ट, यानी कि सोल्ट तो है, उसके अंदर एसिडिक करेक्टर है, तो आप बोलोगे ऑटोमेटिक यार पीएच वैल्यू 7 से कम होगी ना, उसकी एसिडिक करेक्टर आ गया। बस वही तो बात है यार, ध्यान से समझोगे सब कुछ समझ में आएगा। पीएच लेस देन 7 यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अच्छा, कैसे बनता है, आप क्या बोलोगे कि एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, आप बोलोगे दोस्तों सोल्ट बनाता है और प्लस वाटर बनाता है। मैं इसके साथ खिलवाड़ कर दूं कि दोनों बेस की कंडीशन में बराबर नहीं रखी, मैंने कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड रख दिया। क्या रख दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पे क्या रख दिया, वीक बेस, तो आप बोलोगे बनाएगा सोल्ट।
क्या आपके मन दिमाग में क्वेश्चन तो उठा होगा यार इधर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, इधर वीक बेस डाल दिया। नहीं, ये तो क्या बनाएगा, ध्यान से देखोगे तो ये एसिडिक सोल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिडिक सोल्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है यार, ये तो वीक है, इसको दबा देगा और कुछ एसिडिक की कैरेक्टर भी तो रह जाएगी। आए बात समझ में, नहीं आई समझ में, भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देंगे वीक बेस के साथ में तो क्या बनाएगा, एसिडिक सोल्ट बनाएगा। नहीं आई बात समझ, ध्यान से देखो भाई, एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सोल्ट प्लस वाटर। आए बात समझ में। अच्छा, अब मैं बोल दूं इधर स्ट्रॉन्ग एसिड बोल दूं, क्या बोल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड बोल दिया, और साथ में क्या बोल दिया, बेस बोल दिया, तो आप क्या बोलोगे कि H2O तो बनाएगा, लेकिन जो सोल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एसिडिक सोल्ट। क्या बनेगा, एसिडिक सोल्ट। कैसे बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान से देखो, ये क्या है, वीक बेस है। क्या है, वीक बेस है। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को दबाएगा और कुछ तो एसिड बचेगा ना, तो वो एसिड बचेगा, वही क्या बना देगा, थोड़ा सा एसिडिक बना देगा सोल्ट को। क्या बना देगा, थोड़ा सा एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था। आई बात समझ। उसी तरीके से मान लो मैंने ले लिया वीक एसिड ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, वीक एसिड ले लिया, और इधर क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, उल्टा ले लिया, ठीक है, तो अब क्या बना देगा, बेसिक सोल्ट बना देगा थोड़ा सा। भाई थोड़ा सा करेक्टर क्या डाल देगा, बेस की, यानी कि बात वही है, बस इतनी सी बात लिखी है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। जैसे कि एसिडिक सोल्ट है, उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी, सबको पता है भाई स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बनता है एसिडिक सोल्ट, और स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे और वीक एसिड डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, बेसिक सोल्ट, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। बेसिक का इसलिए पीएच वैल्यू मोर देन 7 है। न्यूट्रल सोल्ट की क्या होता है, पीएच वैल्यू 7। या तो वीक एसिड प्लस वीक बेस, दोनों वीक एसिड हो या दोनों वीक बेस हो, भाई दोनों की क्वांटिटी सेम हो, तभी तो बनाता है न्यूट्रल सोल्ट, जिसकी पीएच वैल्यू बिल्कुल 7 होती है। और आप दोनों स्ट्रॉन्ग ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो भी आपका क्या होगा, पीएच वैल्यू 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा। आई बात समझ में। अगर आप इनमें से थोड़ी सी भी खिलवाड़ कर देते हो, वीक की जगह थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हो, तो आपका करेक्टर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सोल्ट की बजाय एसिडिक सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह आप वीक बेस डाल दोगे, तो वीक एसिड डाल दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक बन जाएगा। आई बात समझ में, सोल्ट क्या बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा। इतनी सी बात थी और कुछ भी नहीं था दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो बताओ, कमेंट करके जरूर बताना। आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि सोल्ट के बारे में। अब देखो, जैसे कि केमिकल फ्रॉम सोल्ट, भाई सोल्ट से क्या क्या केमिकल, यानी साल्ट से कौन कौन से केमिकल बनाए जाते हैं, ध्यान से देखना। हियर इन आवर सिलेबस 5 टाइप्स ऑफ केमिकल बनाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस SO4 हाफ H2O। यानी कि केमिकल किससे, साल्ट से ये केमिकल बनाए जा सकते हैं। इनके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनके ये जो नाम है ना पूरी केमिस्ट्री के अंदर तंग करेंगे, इनको फॉर्मूलों को याद करना है आपको। अब पढ़ने वाले हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इनको नंबर वाइज पढ़ेंगे, पांचों को पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पांचों को पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है दोस्तों, NaOH। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू, कैसे बनाते हैं भाई, सोल्ट से कैसे बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो देखने वाले हैं, आप प्रोसेस देखने वाले। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया। देखो नीचे रिएक्शन, इट डिकम्पोजिट टू फॉर्म NaOH, ठीक है, यानी कि हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। नहीं आई बात समझ में, बस अभी हम पढ़ने क्या वाले हैं आपको यही समझ में नहीं आया, ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आएगा ध्यान से देखोगे तो। भाई हम पढ़ने वाले हैं कि सोल्ट से केमिकल बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, ये 5 केमिकल आपके सिलेबस में, इन 5 को बना बनाकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ये एक तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, NaCl, उसको किसके अंदर डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, और उसके अंदर क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया। आई बात समझ में, ठीक है, यही काम किया। देखो ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस H2O, इसके अंदर क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH बन गया। ये रिएक्शन है दोस्तों, याद कर लेना, क्या करना है, याद करना है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ये बना दिया ना, प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। ये क्या है, ये बन गया। तो यहाँ पे क्या बना है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें यही तो बनाना था, किससे बनाना था, सोल्ट से बनाना था, बन गया। बस आई बात समझ, प्रिपरेशन याद रखनी है आपको। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। याद रखना है दोस्तों, बिल्कुल याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बनता है दोस्तों, जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, NaCl के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ में Cl2 प्लस H2O गैस रिलीज होती है।
अब बात करने वाले कि यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई सोल्ट पर केमिकल फॉर्मूला पढ़ लिया कि भाई कौन कौन से केमिकल बना देते हैं, तो इनके कुछ यूजेज भी तो पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या होता है दोस्तों, NaOH का यूज क्या होता है, यूजेज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। भाई इसका किस में यूज होता है, साबुन और जो हमारे जो सरफ होते हैं उनको बनाने में। यूज इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, जो पेपर बनता है उसके अंदर भी यूज होता है। यूज इन PVC मैन्युफैक्चरिंग, जो आपके पास PVC होती है उसको भी बनाने में यूज होता है। टू रिमूव ग्रेसिंग, यानी कि ग्रीसिंग को रिमूव करने में भी यूज होता है। अब बात करने वाले हैं दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। पहले फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया था, अब दूसरा पढ़ने वाले COCl2। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, किससे, सोल्ट से। इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सेलेक्ट लाइम। भाई ये क्या है, सेलेक्ट लाइम है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, प्लस में क्लोरीन ऐड कर दिया, और आपके पास क्या बनाएगा, CaOCl2 + H2O, जो कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी क्लोराइड है, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ये आपने देखा होगा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला यही है, यानी कि ये रिएक्शन याद करनी कैसे बनती है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब बात करने वाले हैं इसके यूजेस की। ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस क्या होता है दोस्तों, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो ब्लीचिंग होती है वो कॉटन और लिनन की जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर क्या होता है, यूजेस होता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, यानी कि पेपर फैक्ट्रीज के अंदर भी यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, भाई ये जो आपके पास जो होता है ना CaOCl2, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है कई इंडस्ट्रीज के अंदर। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो वाटर होता है उसको डिसइंफेक्ट करने में भी यूज होता है इसका, कि भाई पानी के अंदर कोई कीटाणु ना हो। बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं दोस्तों, जैसे कि इसका केमिकल नेम होता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। आपने देखा होगा कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। अब बात करने वाले हैं कि ये बनता कैसे है। इसके अंदर आपको क्या करना है, रिएक्शन याद रखनी है कि अभी अभी हमने बनाया था NaCl, केमिकल नेम क्या था, NaCl, यानी कि हमने लिया सोडियम क्लोराइड, उसके साथ क्या लिया हमने, वाटर प्लस CO2 लिया प्लस NaH3 लिया, यानी कि अमोनिया लिया। तो आपके पास क्या बन के आएगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या बन के आएगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO2, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। अब बात करो व्हेन साल्ट एंड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, किसके साथ किया, अमोनिया के साथ, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड फॉर्म। देखो बना कि नहीं बना। अब बात करने वाले हैं कि बेकिंग सोडा का यूजेस क्या होता है। यूजेस इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के अंदर यूज होता है इसका। अच्छा, यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने वाले तो उसके अंदर भी यूज होता है। यूज इन इंग्रेडिएंट एंड एसिड, बिकॉज बेकिंग सोडा बेसिक इन नेचर। भाई एसिडिटी को खत्म करने के लिए भी यूज किया जाता है बेकिंग सोडा को। यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर का तो भाई है ही, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है। अब बात आती है हाउ डज बेकिंग पाउडर कन्वर्ट टू बेकिंग सोडा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई बेकिंग पाउडर को बेकिंग सोडा के अंदर बनता कैसे, यही याद रखना है। व्हेन टार्टरिक एसिड इज एडेड टू बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा था आपके पास, उसके अंदर हमने क्या किया, टार्टरिक एसिड को डाल दिया, इट कन्वर्ट्स इनटू बेकिंग पाउडर। भाई याद करने का है ये सब कुछ, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, रट लेना है, ये नोट्स है, इनको समझ लेना। जो समझाने की चीज़ थी वो समझाई, और इनको भी समझाऊंगा, लेकिन इनको क्या करना है, याद करना है। 2 से 3 बार याद करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो क्या बनाएगा, बेकिंग पाउडर यूज्ड इन ब्रेड्स एंड कुक्स केक्स टू मेक्स इट सॉफ्ट। अच्छा, जो आपका बेकिंग पाउडर होता है उसको अंदर हम केक के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, और ब्रेड्स के अंदर भी यूज करते हैं। इसको क्या बनाने के लिए, सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए, तो फुला हुआ और सॉफ्ट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो देखो आगे पढ़ते हैं कैसे। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, इसका क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला ये होता है Na2CO3 10H2। इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, कैसे होती है दोस्तों, इन फर्स्ट स्टेप वी हैव मेकिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमने पीछे बनाया था, उसको बनाने के बाद में NaCl + H2O + CO2 NH3, ये आपके पास बेकिंग सोडा बन गया, सोडियम। ठीक है, ये पीछे पढ़ा था हमने, ठीक है। उसको बाद में क्या करना है, जो बेकिंग सोडा है इसको क्या करना है, हीट करना है। उसके बाद में क्या टूट जाएगा, Na2CO3 + H2O + CO2 के अंदर टूट जाएगा। जो Na2CO3 है उसको हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, और उसके साथ हम 10 मॉलिक्यूल डाल देंगे वाटर के, तो हमारे पास बन के आएगा Na2CO3 10H2O, यानी कि इसके 3 स्टेप हो गए।
एक स्टेप में नहीं बना है। सबसे पहले आपको क्या बनाने का पड़ेगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने के बाद में वॉशिंग सोडा बनने की तैयारी होगी, ठीक है। उसको हीट करेंगे, फिर ये बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट कर देंगे, फिर Na2CO3 को इधर लेके आएंगे, फिर उसके साथ 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करेंगे, उसके बाद में जाके ये फॉर्मूला बनता है। तो इस प्रोसेस को भी याद रखेंगे। ये प्रोसेस बन के आ गया, इसको क्या बोलोगे, सोडियम कार्बोनेट, डेका यानी कि 10 यानी कि डेका, और हाइड्रेट यानी कि कार्बन वाटर के मॉलिक्यूल है, डेका हाइड्रेट। आई बात समझ में, फॉर्मूला भी याद हो गया। फॉर्मूले से आप इसको याद कर सकते हो। यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा के कुछ यूजेज होते हैं भाई, सॉरी ये लिखना था, ठीक है। यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। भाई ये 3 जगह होता है, ग्लास के अंदर भी यूज होता है, सोप के अंदर भी यूज होता है, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, यानी कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है, बहुत सारे केमिकल बनाने में यूज होता है। बोरेक्स क्या होता है, व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है जो बहुत सारे केमिकल बनाने में यूज होता है, उसको बनाने में भी किसका यूज होता है, वॉशिंग सोडा का। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आगे पढ़ेंगे, कार्बन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे रिमूव करते हैं, हार्ड वाटर क्या होता है, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं आगे, बस इतना याद रखोगे कि हार्डनेस वाटर क्या करते हैं, परमानेंटली रिमूव कर देता है। अब बात करने वाले दोस्तों जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, कैल्शियम सल्फेट है हेमीहाइड्रेट्स। ये इसका क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 और ½ H2, ठीक है। अब बात करने वाले ऑन हीटिंग जिप्सम। जब जिप्सम का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, CaSO4 2 of H2 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एट 373 केल्विन यानी कितने टेम्परेचर पे, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, इतने टेम्परेचर के ऊपर, कितने पे, 373 केल्विन के ऊपर, ये वाटर को अपने आप से सेपरेट करना शुरू कर देता है और क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया दोस्तों। आए बात समझ में, यही क्या था, ये सोल्ट का इंपॉर्टेंट था। अब बात करने वाला है यूजेस ऑफ POP, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। जो हमें स्मूथ सरफेस बनाना हो तो क्या यूज करेंगे, यूजेस ऑफ POP। फॉर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेशन मटेरियल के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, POP का। इन हॉस्पिटल्स टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स, जो हमारी जो हड्डी टूटी होती है उसके अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, POP का यूज करते हैं उसको जोड़ने के लिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज ए फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट, ठीक है। ये आपसे पूछे कि व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्या है दोस्तों, जो आपके पास कोई केमिकल फॉर्मूला है उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, ये क्या है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। तो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला देखे, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, आप बोलोगे 5 5 ठीक है, 5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बस ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ये कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं थी। अब बात करने वाले दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा इस चैप्टर। इसी तरीके से पूरा सिलेबस हम इसी तरीके से टॉपर्स के नोट्स के साथ पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालेंगे, मैथ्स की वीडियो डालेंगे और SST की वीडियो डल रही हैं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, क्या करना है, जरूर करना है और हमारे साथ जुड़ना है और अपनी क्लास में 98+ लेके आना है और 10th में टॉप करके 11th में जाना है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।